तो हेलो बच्चों, आ जाइए। आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ। सिविक्स का चैप्टर 5, सिविक्स का चैप्टर 5 और अंतिम चैप्टर है। जितने भी बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं तैयार हो जाइए और आ जाइए। आज हम लोग यह चैप्टर 5 लोकतंत्र की चुनौतियों को ख़त्म करते हैं और 4 चैप्टर तक हमने पढ़ा दिया। यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। और सारे वही क्वेश्चन बताया गया है जो एग्जाम से संबंधित है, एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस चैनल में। और ये चैनल बेसिक जो 10th लेवल है और 12th लेवल है, इसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज वाला जो वीडियोज है या समाज के बारे में या अदर क्षेत्रों के बारे में कुछ कहानियाँ, कुछ हंसी, कुछ मजाक है, कुछ त्यौहार की कहानियाँ, सारी चीज़ की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो अच्छा रहेगा कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें ताकि अन्य सामान्य जानकारी आप लोगों को तक पहुंचते रहें। हर चीज़ का अर्थ में बताता चलूं जितना हो सके। और स्टडी से संबंधित 10th 12th बोर्ड एग्जाम वाले जितने भी तैयारी है आपको इस चैनल पर कराई जाती है। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। और आज की क्लास में हम लोग ये लोकतंत्र की चुनौतियों को देखने वाला है। ऐसे बात नहीं है कि केवल सोशल साइंस ही जो नए बच्चे हैं वो जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस चैनल पर हर सब्जेक्ट, मैथ हो, सोशल साइंस हो, हर सब्जेक्ट साइंस हो का क्लासेज आता रहता है, डाला जाता है। आप लोग इससे जुड़ जाइए और पढ़ते रहिए। और अब की बार बोर्ड एग्जाम में कम से कम आप लोगों का जो नंबर है ये 460-70 के आसपास आ जाना चाहिए। 470 प्लस कर देना है, 460 प्लस कर देना, इतना टारगेट लेकर चलना है। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जहां पर लोगों का शासन हो, जनता का शासन हो, जनता राज करे, जनता ही अपनी प्रतिनिधित्व चुने। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने समझाया था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ होता है जहां पर डायरेक्ट जनता ही शासन करे, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। लेकिन जनता को छोड़कर जनता अपनी एक प्रतिनिधित्व को चुने, जनता एक प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन करे, तो उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। एजेंट के माध्यम से शासन करें। ठीक है। तो लोकतंत्र का सीधा सीधा अर्थ है कि जनता ही देश का मालिक रहेगा और जनता का ही जो हर चीज है वो चलेगा। हमारे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। राजतंत्र में बड़ा ही समस्या था। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन था ये। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? लोकतंत्र में आतंकवाद चुनौती है कैसे? देखिए, आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता पर खतरा होता है। ठीक है ना। देश में लोकतंत्र में एकता जरूरी है, क्योंकि जनता शासन करेगी तो जनता में एकता होना चाहिए। लेकिन ये आतंकवाद क्या करता है कि उस एकता को भंग कर देता है, एकता को ही खत्म कर देता है। बड़ी खतरनाक बात है, डेंजरस बात है। एकता को खत्म हो जाएगा तो ग्रुप्स बनने लगेंगे, तो फिर लोकतंत्र भंग हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आतंकवाद जो है लोकतंत्र की एक चुनौती है। लोकतंत्र में प्रयास यही रखना चाहिए कि आतंकवाद ना हो, कम से कम हो या ना हो। इस पर मतलब कहा जाए तो ठोस कदम, कड़ा कदम उठाना की जरूरत है आतंकवाद पर, ताकि कोई भी शुरू करे ना, आतंकवाद की शुरुआत हो तो शुरुआत में ही उसे जड़ से निकाल दिया जाए, ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे। नहीं तो ये जब ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो फिर इससे लोकतंत्र का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है
कि अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कैसे? क्या शिक्षा का अभाव में लोकतंत्र की चुनौती है? तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। देखिए, सोचिए ना, क्वेश्चन में तो आंसर है। अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। और जनता को कब समझ में आया कि हमें अपना सरकार बनाना चाहिए, अपनी राज करनी चाहिए? तो जब जनता को यह समझाया गया कि राजा जो है हम पर राज कर रहे हैं, हमें गुलाम बना रहे हैं, हमसे अपना काम करवा रहे हैं, हम उनके अंदर में रखकर हमारा विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब उनको शिक्षा दी गई, तब जाकर वह खड़े हुए लोकतंत्र पर। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा रहेगा, ज्ञान रहेगा, तभी ना हम उचित अपने नेता को चुन पाएंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। यदि ये ना हो, ज्ञान ही ना हो, तो बड़ी मुश्किल है देश को आगे ले जाना, देश को आगे बढ़ाना बड़ी मुश्किल है। देख लीजिए ना, ग्रामीण क्षेत्र में कोई अनपढ़ व्यक्ति वोट देने जाता है तो उसको बोल दिया जाता है कि इसमें वोट देना, ये अच्छी सरकार है, तो उसी में देकर चला, तो उसको पता ही नहीं है। अभी भी हमारे भारत में 60% वोटर जो है ऐसे ही हैं, जिसको पता ही नहीं कि हम किस चीज़ में वोट दिए हैं। बस वोट देना काम है, कर दिया, चलो ख़त्म, टेंशन फ्री। यदि उनके पास शिक्षा होती तो उन्हें अपने ये समझ में आता कि कौन सी गवर्नमेंट सही है, कौन सी सरकार सही है, कौन सी सरकार खराब है, तो अच्छा काम करते। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा जरूरी है लोकतंत्र के लिए। शिक्षा लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं है। देखिए, भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत में लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में तो है कि व्यक्ति को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, न तो लिंग के आधार पर, न तो जन्म स्थान के आधार पर, न तो जाति के आधार पर, न तो धर्म के आधार पर, किसी भी क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। और इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। और इतना होने पर आज भी कई जगह जातिगत असमानताएं हैं। वर्तमान में जाति के आधार पर कर्म न होना, जन्म हो गया। जो तो पहले जाति के आधार पर कर्म चुना जाता है कि भाई मेरे पिताजी कुम्हार है तो हमारा बच्चा भी कुम्हार ही बनेगा, फिक्स है उसका धंधा, वो कुछ और नहीं बन सकता है। तो थोड़ा इसे डेवलप किया गया और इसे हटाया गया कि नहीं भाई यह सही बात नहीं है, सही काम नहीं है, इसे हटाया जाए। लेकिन आज भी जन्म हो गया है कि भाई हम एक ब्राह्मण परिवार से है तो मेरा बच्चा ब्राह्मण होगा, मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ तो मेरा बेटा क्षत्रिय होगा। ऐसी समस्या अभी हमारे समाज में है। ठीक है ना। संविधान के अनुसार ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन हमारे समाज के अनुसार ऐसी समस्याएं है। ठीक है। अब देखते हैं कि समाज में कब ये समस्याएं खत्म हो रही है, क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जो हमेशा से यहीं पर उनको वे पढ़े कि नहीं भाई जाति पात कुछ नहीं होता है, भेदभाव कुछ नहीं होता है, वैसे लोग जाति पात करते हैं, भेदभाव करते हैं, हमने देखा है। ठीक है। हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिससे मुझे नहीं लगता था कि कभी वह जात पात का बात करेगा। बड़ा सहमिलू सा सभी जात सभी कास्ट के लोगों के साथ रहने वाला व्यक्ति, पढ़ा लिखा, इतना अच्छा एजुकेशन उसका हुआ, अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन अंततः जाते जात वो भी इस बंधन में आ गया, जाति पाति को स्वीकार ही कर लिया। ठीक है। तो ऐसी घटनाएं हैं बहुत सारे जिसमें कभी कभी उम्मीद खत्म हो जाती है। ये जो जाति पाति की परंपरा है ना, सबसे बेकार परंपरा, इसे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए बिल्कुल। आप लोगों ने कि बहुत सारे भाषण दिए गए, हम क्या
है भाई, छोटे छोटे पदों से जब आवाज़ निकलता है तो ही आवाज़ मिलकर एक बड़ी आवाज़ बनती है। तो जाति पात बहुत बेकार चीज़ है, और जिस भी व्यक्ति के माइंड में ऐसी समस्याएं रहती है, ऐसा सोच रहता है, कुछ ना हो ऐसा सोच रहता है, तो जो विकास का समय होता है या विकास होता है वो रुक जाता है, नहीं हो पाता है। कैसे होगा ना, क्योंकि जाति पाति की ज़रूरतें नहीं है। हमें हर कदम पर हर एक प्रकार के हर किस्म के लोग मिलेंगे, हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं देश का विकास होगा। खुद के विकास से ज़्यादा ज़रूरी है देश का विकास। ठीक है, ये कुछ बातें थी। दूसरा बात किया जाए, जाति पाति में भेदभाव समाप्त नहीं हुआ, अप्रेसर जैसा आचरण आज भी प्रचलित है, अभी बता दिया आपको। तो राजनीतिक दलों द्वारा टिकट का बंटवारा करना, ये भी जाति के आधार पर। देखिए, राजनीति भी जाति के आधार पर, भाई हमारे जाति के लोग ज़्यादा है तो उसी में से खड़ा हो जाएगा, चलो भाई जाति भाई के नाम पर वोट दे दे, भले वो कितना भी करप्शन क्यों ना रखे, जाति के नाम पर वोट दे दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है, हमारे बिहार में तो और भी ज़्यादा है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत के स्त्रियों के साथ भेदभाव या वे कमज़ोर स्थिति में है। कुछ ऐसे बात बताना है जिससे लगे कि भारत की स्त्री जो है भेदभाव हो रहा है भारत में। देखिए, पहला बात करें हम लोग, जो कमज़ोर स्त्रियों के समाज में कमजोरियां हैं, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव का परिमाण है। ऐसे देख लेंगे, घर पर लड़की है लड़का है, सभी लोगों को लिए नहीं हम बोल रहे हैं, आज भी कुछ ऐसे सोच के लोग हैं, लड़के को खूब पढ़ाएंगे, विशेष ध्यान देंगे, भले वह गधा का है ना हो, कुछ नहीं करेगा, गधा है, फिर भी उस पर बिल्कुल पूरा ध्यान रहेगा, उसके लिए हर एक संभव प्रयास किया जाएगा। यदि लड़की कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो, लेकिन उसे एक सीमित स्तर तक या ना के बराबर पढ़ाया जाता है समाज में। ऐसे भी कुछ जगह पर परंपराएं हैं, कुछ घरों की परंपराएं हैं जो कि हमारी स्त्रियों के साथ यानी समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव का परिमाण माना जाता है। आज भी उनकी साक्षरता दर जो है सिर्फ 54% ही है। ठीक है ना। दूसरा बात करें तो आज भी अधिक पैसा वाली प्रथा या नौकरियों में महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। जो बड़े बड़े पद है, पैसा वाला क्षेत्र, उसमें महिलाओं को कम रखा गया है। हाँ, आज भी रोजगार की बात हुई है तो छोटे छोटे पदों पर उनका रोजगार दिया गया है। ठीक है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे शहर में ग्लास पैकिंग, ठीक है, छोटे छोटे डब्बा पैकिंग, खाना पैकिंग, इन कामों में दिया गया है उनका हिस्सेदारी, यानी उनको काम करने की आज़ादी। तीसरा बात करें तो एक लिंग के रूप में महिला के साथ भेदभाव किया जाता है कि भाई महिला है, महिला के नाम पर, क्या औरत है, औरत के साथ एक पैटर्न बन गया है। ठीक है ना, एक पैटर्न बन गया कि औरत है, औरत के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। और इससे यह भी साबित होता है कि देश में कुछ हिस्सों में शिशु लिंगानुपात 850 से 800 तक गिर गया है, यानी 1000 पर 850 या लगभग 800 महिलाएं बची हुई है। ऐसे एक लिंगानुपात अनुमानित बचा है। ठीक है ना, ऐसे 900 कुछ था। चौथी बात किया जाए तो राजनीतिक जीवन में उनकी जनसंख्या का अनुपात, उनकी प्रतिनिधित्व बहुत कम है। राजनीतिक क्षेत्र में भी औरतों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है ना। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। ठीक है ना। देखिए, लोकतंत्र जनता की सारी शक्तियों का स्रोत है, यानी हम जनता हैं, हमारी सभी शक्तियों का स्रोत ये लोकतंत्र है। ठीक है ना। और इसलिए लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन कहा जाता है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है।
देखिए गठबंधन में क्या होता है ना, बहुत सारे पार्टी आपस में मिलकर एक पार्टी का निर्माण करती है, जिसे गठबंधन सरकार या गठबंधन पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और लोकतंत्र में गठबंधन राजनीति की महत्वपूर्ण अदा करती है। किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी आपस में मिलकर गठबंधन बना लेती है, बताया आपको। और गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी अपनी आकांक्षाओं को, लाभों को समन, यानी इसका भी सबका वोट जोड़कर एक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह इनका सरकार बन जाता है, ठीक है ना। तो भारत में ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है एक तरह से देखा जाए तो। अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपनी पार्टी वोटों को इकट्ठा करके और इसमें देती है, इस तरह सरकार का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वंशवाद से आप क्या समझते हैं। वंशवाद का मतलब होता है ना कि एक वंश, फिर दूसरा वंश, फिर तीसरा वंश, फिर चौथा वंश, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है काम चलता रहेगा। यानी कि लोकतंत्र में एक नेता बना, उसके पीढ़ी का अगला नेता, उसके पीढ़ी का अगला नेता, उसके पीढ़ी का अगला नेता, ऐसे एक सिस्टम, चेनिंग सिस्टम बना दिया जाता है, जिससे वंशवाद कहते हैं, ठीक है ना। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बंधुआ मजदूर किसी के अधीन में रहकर काम करे, गुलामी में रहकर काम करे, तो उस मजदूर को हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। अर्थात जो मालिक है उसके अनुसार उस जो मजदूर है, उस मजदूर को जो भी दिया जाएगा उससे वो स्वीकार होगा, इसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं, ठीक है ना। परिवारवाद क्या है। जब किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हो जाए तो उसे उसके ही किसी परिजन के टिकट दे दिया जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पद में कोई एक व्यक्ति है, जिससे कोई पार्टी का वो सदस्य है, ठीक है ना। अब वो मर जाता है तो पद खाली है, तो उसके परिवार में यदि कोई व्यक्ति है जो उस पद को संभाल सके तो उसको वो सीट दे दी जाती है, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने कहा, ठीक है ना। जो अभी नीचे आपका ऊपर पढ़ाई वही है, ठीक है ना। तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था, इसे याद रखिएगा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। किसने, अब्राहम लिंकन ने बोला था। 12 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, राष्ट्र के प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है। तो राष्ट्र के प्रगति में महिलाओं का काफ़ी भूमिका रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक महिलाएं भी राष्ट्र के प्रगति पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी बना दिया गया है और महिलाएं आज पुरुषों के साथ चल रही है। महिलाएं भी राजनीति में, पार्टी में खड़ा हो रही है, वो भी नेता, ये सब बात सारी चीज़ बन रही है, ठीक है ना। खेती बाड़ी से लेकर वायुयान उड़ाना, अंतरिक्ष यात्री, ट्रेनें चलाना, सारे काम महिलाएं कर रही है। पंचायत की मुखिया भी महिलाएं बन रही है, पंचायत के सरपंच भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती है, बन सकती है, ठीक है ना। और आज महिलाएं विधायिका भी है, संसद सामने महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। महिलाएं शिक्षक भी बन रही है, टीचर भी बन रही है, बहुत तेज़ी से महिलाएं जागरूक हो रही है। हर काम में महिलाएं कर रही है, ऐसी कोई काम नहीं है जिसमें महिलाओं को नहीं रखा जाए और नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो हमारी थी महिलाओं की हस्तक्षेप। 13 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक अपराध का क्या अर्थ है। देखिए विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन या विदेशी बैंकों में भारतीय मुद्रा को जमा करने, ध्यान दीजिएगा, दूसरे देश से पैसा को लाकर ब्लैक मनी को भारतीय बैंक में जमा करना या आर्थिक अपराध कहलाता है, इकोनॉमिकल क्राइम कहलाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। 14 नंबर, केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच जब आपसी टकराव हो तो आतंकवाद से लड़ने वाले जन कल्याण योजनाएं जैसे शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग, ये सब की जो इत्यादि है, इसे मजदूरी से सामाजिक कुरीतियाँ इत्यादि का सुचारू होता है और के सुचारू रूप से क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाती है। यानी जब केंद्र और राज्य के बीच में आपसे टकराव हो तो इसमें आतंकवाद घुस जाता है। आतंकवाद दोनों का फायदा उठाता है, जैसे अंग्रेजों ने उठाया था, ठीक है ना। कोई भी अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय या तालमेल अति आवश्यक होता है। यानी कि अच्छे से राज करना है, अच्छे से काम करना है, अच्छे से देश को चलाना है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में एक संधि होनी चाहिए, एक बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें तो गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। देखिए, चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत
नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी आपस में गठबंधन कर सरकार बनाती है। यानी बहुमत पार्टी ना हो तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी आपस में मिलकर एक गठबंधन तैयार करती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया था ऊपर। ठीक है, और वह जीत भी जाता है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से उसमें वोट आता है, तो उसका वोट एक होता है तो वह जीतने की आकांक्षा रखता है, यानी जीत जाता है। और गठबंधन की राजनीति में लोकतंत्र की जो चुनौतियाँ ये चुनौतियाँ बन जाती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वो कैसा भी रहेगा, बाकी एक का वोट कम होगा तो एक का वोट बढ़ेगा। ठीक है, और इस तरह से वह जीत ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में किस तरह के शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र की स्थापना वहाँ क्या बधाई है। ठीक है ना, तो नेपाल में बात करें तो वहाँ पर राजशाही शासन व्यवस्था को समाप्त कर वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया। यानी जो राजशाही शासन व्यवस्था है उसको ख़त्म कर दिया गया और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लाया गया। ठीक है ना, जो सफलता है वह असफलता के बीच में फंसी हुई है और वह संघर्ष कर वहाँ पर लोकतंत्र, नेपाल में लोकतंत्र आज भी संघर्ष कर रहा है, पूरी तरह से लागू नहीं है। वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं आज भी वहाँ के लोकतंत्र से। ठीक है ना, बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे कि माओवादी नेताओं की समस्या, माओवादी नेताओं के समझना चाहिए कि लोकतंत्र में वह भी मिलीजुली सरकार अपनी इच्छा लाना संभव है या कर सकते हैं, तो वे नहीं मानते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। बहुत पहले ही बता दिया सब आपको, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है। तो भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है। यानी भारत में लोकतंत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाता है, एक पार्टी चुनी जाती है, एक प्रतिनिधि, उसमें लोग वोट देते हैं, वोट देकर उसे अपना सरकार बनाने की इजाज़त देते हैं। ठीक है ना, 19 नंबर क्वेश्चन बात किया जाए कि लोकतांत्रिक सुधारों के प्रस्ताव क्या है। तो लोकतांत्रिक सुधारों के प्रस्ताव में लोकतांत्रिक आंदोलन और नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपाय, ये सब आदि को शामिल किया गया है लोकतांत्रिक सुधार में। ठीक है ना, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे, ये अभी क्वेश्चन आपको हम बताए ऊपर कि शिक्षा, यदि लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र को नहीं समझ पाएंगे, और लोकतंत्र को नहीं समझेंगे तो उचित प्रतिनिधि को नहीं चुन पाएंगे और हमारा जो देश है वह डूबने लगेगा। ठीक है ना, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन करें, ये भी बताए अभी जस्ट कुछ समय पहले। ठीक है, जैसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। और ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ये चैप्टर 5 नंबर चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर था, तो सारा VVI जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनेंगे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और अधिक जानकारी आप लोगों को चाहिए, PDF चाहिए, तो टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पर सेनपुरा स्टडी एवरीडे, सेनपुरा स्टडी एवरीडे अपडेट पूरा है, सेनपुरा स्टडी को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग MSc फैमिली भी सर्च करिएगा तो आएगा। इसके अलावा आप लोग बिहार बोर्ड सर्च कीजिएगा तो भी आएगा। ठीक है ना, या बिहार बोर्ड क्रैक 2024 ये भी चलाइएगा तो ये भी आएगा। तो ये सारे टैग से लिंकेज है, आप लोग इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग आगे। सिविक्स हो गया, और जो भी आप लोगों का सोशल साइंस में चैप्टर कमज़ोर अभी पड़ रहा है उसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम डीमर्जिमेंट लेने वाले थे, मर्जिमेंट आपदा प्रबंधन लाने वाले हैं। एक ही क्लास में पूरा आपदा प्रबंधन को ख़त्म करने वाले हैं। जितने भी उसमें VVI क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन मैं बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए अति आवश्यक है, ज़रूरी है, जिस एग्ज़ाम में 95% आने की चांसेस बने रहेगा कौन से क्वेश्चन का। तो डीमर्जिमेंट ख़त्म कर देंगे अगले क्लास में बिल्कुल अच्छे तरह से। और क्लास को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक पहुंच पाए। और लॉन्ग क्लास भी आप लोग देखते चलिएगा, हिस्ट्री वगैरह क्लास जो है, मैथ का क्लास है। और कंटेंट तो इतने हैं यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर कम से कम कि आप लोग कंटेंट से पढ़कर टॉपर बन जाइएगा। तो जाकर एक बार अवश्य प्लेलिस्ट को देखिए और सारे चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। ऑन शॉट क्लास भी है पिछले साल का, वो भी आप लोग मैथ का देख सकते हैं। थ्योरी के साथ हर एक चीज़ क्लियर किया गया है। ये नहीं कि ऑन शॉट में जल्दीबाजी में पूरा चैप्टर जल्दी ही खत्म कर दिया, ऐसी बात नहीं है। पूरे लाइव क्लासेस है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा की क्लास है, जाकर वहाँ पर आप लोग अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट
टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।